हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के जो साइंस के न्यूमेरिकल्स हैं ना, अगर आप देखेंगे तो रिसेंट जो अभी एएसओ का एग्जाम हुआ या फिर 71st बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें हम लोगों को एक चीज तो बहुत क्लियर था, ये आपका 71st बीपीएससी का है और ये आप देखेंगे तो ये आपका एएसओ का है। तो एक चीज तो क्लियर था कि न्यूमेरिकल्स अब आना स्टार्ट हो गया है और आना स्टार्ट हुआ है तो मैग्नीट्यूड की 4-5 सवाल भी आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने हिस्ट्री का बनाया था, साइंस का बना रहे थे, तो इस चीज को इनकलकेट करने के लिए कोई ऐसा सोर्स मिला ही नहीं, जो कि केवल या तो मिल रहा है तो वो एकदम 10th के बोर्ड के लेवल का मिल जा रहा है, या तो है ही नहीं इतना कि सवाल बन पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम खुद इसको करवा दें। आप लोग एक बार, अभी क्या है ना कि इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जो मेजर पार्ट है वो कवर होगा। जो बचा हुआ है, जो मतलब अगर 2 और लेक्चर में मान लो हम लेकर के आ जाते हैं, तो ये लेक्चर देखने के बाद आपको सही लगा, गलत लगा, क्या सही लगा, नहीं क्या सही लगा छोड़ दीजिएगा, क्या गलत लगा वो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम जो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर के आए वो थोड़ा और इंप्रूव कर दें कि आपको समझ में आ जाए। समझ गए कहने का मतलब? इसीलिए इस वीडियो को हम चाहते तो 2-3 घंटे का इसको निपटा करके बढ़ा सकते थे, पर हम जानबूझ के 1 घंटे का रखे हैं इसको, कि अगर कुछ आप लोगों को लगे कि ये इंप्रूव कर दो या फिर ये सही नहीं लग रहा है, इसमें मजा नहीं आया, तो हम उसको ठीक कर लें। ठीक है? ये मेजॉरिटी ऑफ जो टॉपिक्स है, जितना हमको समझ में आया एनसीईआरटी देख करके, इतने टॉपिक्स हमको लगे। आपको कुछ और भी लगता है ना, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम मतलब बाकी वीडियोस तो अभी आने हैं ना, 2 वीडियोस और आएंगे, तो उसमें हम और उसको भी ऐड कर देंगे, जो टॉपिक आप बोलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 तरीके से करेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब लिमिटेड बस सवाल बने, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, और आगे हिंदी में रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद कुछ सवाल बना लेंगे और फिर लास्ट में देख लेंगे जो चैप्टर्स हम लोग पढ़े, उस चैप्टर से जो सवाल आए हैं वो हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। क्लियर है? परफेक्ट। ठीक है, तो पहला है मोशन काइनेमेटिक्स का। देखो हम बस एक चीज कह रहे हैं ना कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये सोच करके मत घबराइएगा कि यार ये तो इंग्लिश में लिख दिया है। हम इंग्लिश मीडियम से हैं, बस इसलिए लिखें कि हमको समझ में आए कि क्या बोलना है। ठीक है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। एक रफ पेपर, एक पेन साथ में लेकर के बैठिए, और हम जो कर रहे हैं आप भी अपने में स्क्रिबल करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से, मोशंस के बारे में, है ना। देखो हम 2 चीज आगे ना बार बार यूज करने वाले रहेंगे। एक हम बार बार, एक बार मैं ऑडियो देख लेता हूं बस, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ठीक है, हम बार बार रेस्ट वर्ड को यूज करेंगे, बार बार हम मोशन वर्ड को यूज करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, रेस्ट का मतलब होता है कि मान लो कोई आदमी लेटा हुआ है, कोई आदमी लेटा हुआ है तो इसका मतलब वो हिल नहीं रहा है, तो वो रेस्ट पे है। मोशन का मतलब तुम्हारे आंख के सामने जो चिड़िया उड़ते हुए जा रही है ना, वो मोशन में है, मतलब उसका जो पोजीशन है वो चेंज होता जा रहा है। वो सब ठीक है। अब हम आ जाओ एक ट्रेन के ऊपर। हम, ये पटरी है भाई, ये आपका प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन के अंदर ये मान लेते हैं आरएसी की बोगी है। आरएसी की बोगी में एक P1 पैसेंजर है, एक P2 पैसेंजर है। ठीक है, ये आदमी देख रहा है कि ये ट्रेन चल रही है, तो ये बोलेगा कि ये जो P1 और P2 हैं ये दोनों मोशन में हैं। पर जो P1 है, अगर P1 P2 की तरफ देखेगा तो बोलेगा कि रेस्ट पे है। समझ रहे कहने का मतलब? आप जब अपने लोअर बर्थ पे मान लीजिए लेटे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, आपके सामने वाला लोअर बर्थ में जो आदमी है, आपको ऐसा थोड़ी लग रहा है कि वो लेटे लेटे भाग रहा है, नहीं ना। पर एक्चुअल में तो उसका चेंज हो रहा है ना, अगर आप बाहर से देखेंगे तो। पर आपके रेफरेंस में चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप भी उसके साथ साथ घूम रहे हैं। यही कहना चाहता है कि रेस्ट पे है आदमी या मोशन पे है आदमी, ये डिपेंड करता है देखने वाले के रेफरेंस पॉइंट पर, देखने वाले के नजरिए पर, कि वो कहां से देख रहा है। अगर हम बस के अंदर बैठे हैं तो मेरे बस के बगल वाला बैठा आदमी रेस्ट पर है, पर अगर हम बस के बाहर खड़े हैं तो उसके अंदर जो आदमी था वो मोशन में आ गया। क्लियर? बढ़िया। अब एक कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम चीजों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अगर लगता है कि क्लियर नहीं हुआ, फट से 2 बार बैक करके वापस से सुन लीजिएगा उसको। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मान लो तुम स्टेशन पर उतरे और स्टेशन से तुमको मान लो जाना है कोई एक होटल। अब यहां पर तुम, ऑटो वाला तुमको मिला, तुम ऑटो वाले को बोले होटल का नाम होटल H1, तुम बोले होटल H1 चलोगे? वो बोला 100 रुपया। 100 रुपया में तुमको लाया, खट से पहुंचा दिया। दूसरा, मतलब मान लो तुम किसी दूसरे गेट से निकले, वहां पर एक ऑटो वाला मिला, ऑटो वाला बोला कि कितना दूर है हमको नहीं पता, जो मीटर पे आएगा बिल, कैसे होता है मुंबई एयर में जो कि मीटर लगा रहता है टेम्पो में, कितना किलोमीटर चलेगा, बोला जितना मीटर चलेगा उस हिसाब से होगा। तो बोला ठीक है। अब उसको तो मीटर का बिल घुमाना है, तो वैसे से लेके जाएगा तुमको। तो ये जो देखो, रियलिटी में देखा जाए तो तुमको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना था, तुम्हारा काम तो बस ये 1 किलोमीटर का ही था ना।
पर ये आदमी तुमको नचा दिया 5 किलोमीटर। तो ये जो है ना, तुम एक्चुअल में कितना डिस्टेंस चले उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, और नेट कितना चले कि वो सब ठीक है, काम का कितना था, तो काम का था 1 किलोमीटर, तो इस 1 किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? जैसे यहां पर गाड़ी ए था, ए से बी गया, सीधा सीधा चला गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2, और घुमा हुआ के गया तो हुआ 8, पर एक्चुअल में तो 2 ही गया, पर क्योंकि वो लंबा रास्ता तय किया तो डिस्टेंस जो है वो लंबे वाले रास्ते से तय करने पे होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एकदम शॉर्टेस्ट रास्ते पे हो जाता है। समझ गए कहने का मतलब? जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं, मान लो एक स्क्वायर है भाई, स्क्वायर पे एक आदमी, यहाँ एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इसका रास्ता मान लो ऐसा है, तो अगर कोई आदमी ऐसे होकर के जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि ये इसका डिस्टेंस है। पर रियलिटी में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट देखना होगा तो हम शॉर्टेस्ट पाथ इसका डायगोनल देख लेंगे। समझ गए कहने का मतलब? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब बहुत बढ़िया। एक बात बस और याद रखना, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन भी देखते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख लेंगे ना, तो इस हिसाब से हमारा टारगेट रहता है कि अच्छा यहां से यहां तक गया, इसका मतलब अगर ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो अच्छा प्लस में गया नेगेटिव में गया। हम कह रहे हैं सब भूल जाओ, जितना बोले सब भूल जाओ। दो चीज बस याद रखना, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। दूसरी बात, हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी चीज के बारे में हम बात करते हैं कि यार ये चीज स्केलर है, इसका मतलब क्या है कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड रहेगा। जब हम बात करते हैं कि यार ये तो वेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहेगा। एक और टर्म है, जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं ना, तो उसमें एक तो है कि डायरेक्शन रहेगा, प्लस वो वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन होता है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। ये क्या होता है नहीं होता है आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, हम आपको जब साइंस का वीडियो बनाएंगे ना कि क्या क्या सोर्सेस फॉलो करना है तो उसमें वो आपको बताएगा। पर एक चीज याद रखना, करंट एक ऐसा चीज है जिसमें डायरेक्शन तो है पर वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। क्यों? क्योंकि भले ही इसमें डायरेक्शन है पर वेक्टर के लिए दो चीज चाहिए, डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन विच इज नॉट इन करंट। करंट समझ गए? विद्युत धारा वाला। क्लियर? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया? नहीं आया तो वापस बैक करो, हम दोबारा नहीं बोलेंगे। अब आ जाओ भाई स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सिंपल सा चीज है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर महसूस करना है तो तुम जब मोटरसाइकिल पर बैठते हो, वहां जब दिखता है कि 30 का स्पीड पर चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 30 किलोमीटर पर आवर की सेम इसी स्पीड पर हाईवे में लगातार 1 घंटा चला लेंगे तो हम 30 किलोमीटर का दूरी तय करेंगे। ये जो आप देखते हैं ना, यही आपका स्पीड है, स्ट्रेट पाथ है। तो ठीक है, अब समझना स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। और एक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एक बात बताओ भाई, हम लोग पहले देख लिए कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केल, एक सेकंड, डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब वेलोसिटी भी वेक्टर होगा, स्पीड भी स्केलर होगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो एस एस से याद रख लेना, स्पीड और स्केलर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक टर्म और है उसको कहते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब एक न्यूमेरिकल है आगे एनसीईआरटी का, पर ध्यान रखना एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर? और एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, आसान लग रहा है, एक न्यूमेरिकल में और क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एक्सेलरेशन के ऊपर। एक बात बस हम सुनते रहना, हम अभी क्या किए हैं भाई, एक मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, ये मोटरसाइकिल, यहाँ पर हम बैठ गए, यहाँ पर पीछे मम्मी बैठी हुई है। मम्मी बैठी हुई है तो जरा सा रुको, सिंदूर लगाने दो भाई, तब लगेगी वहां। अब हो गई मम्मी। अब क्या था, गाड़ी का स्पीड क्या चल रहा है मेरा? गाड़ी बाइक का स्पीड है मेरा मान लो 40 किलोमीटर पर आवर। हम सडनली क्या किए, एस्केलेटर घुमा दिए। एस्केलेटर घुमा दिए तो मम्मी हल्का सा पीछे, हल्का पीछे की तरफ गई। अब मम्मी जब हल्का पीछे की तरफ गई तो बोली कि यार क्या तुम गाड़ी काहे रेस कर रहा है? ये जो रेस कर रहा है का मतलब होता है इसका कि गाड़ी को क्यों एक्सेलरेट कर रहा है। ये एक्सेलरेशन कब हुआ? ये एक्सेलरेशन तब हुआ जब 40 किलोमीटर पर आवर पर तो चल रहा था, तो सब शांति था ना, तब तो मम्मी को कोई दिक्कत था ही नहीं। मम्मी को दिक्कत तब हुआ जब हम 40 से 50 लेके चले गए।
इसका मतलब क्या है कि हम वेलोसिटी को बढ़ा दिए। इसका मतलब है कि हम वेलोसिटी को बढ़ा दिए। ये जो वेलोसिटी का बढ़ना है इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी वेलोसिटी के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कहने का मतलब हम मान लो 40 से 50 2 सेकंड में लेके चले गए, तो 50 माइनस 40 बटा 2 इज इक्वल टू 10 बटा 2, 5 इसका एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है? समझ में आया कहने का मतलब? एक्सेल देखो भाई, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। वही तो बोले ना, 40 किलोमीटर पे थे, 50 तक गए तो मम्मी भड़क गई, तो फाइनल 50 माइनस 40 बटा 2 सेकंड के अंदर ये सब काम कर दिए हम, तो बाई 2, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब वही बात है कि मान लो हम 40 से घटा करके 30 कर देते, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो हुआ है पर घट गया, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और टर्म है जिसको कहा जाता है रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब आगे हम न्यूमेरिकल पे गिरने वाले हैं। न्यूमेरिकल पे गिरने से पहले आपको 3 फॉर्मूला बता रहे हैं। अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो, लिख करके सामने दीवार पर चिपका लो। पहले सबसे पहला काम ये करो, लिख करके दीवार पे चिपकाओ। क्या क्या फॉर्मूला है वो बताने से पहले हम 2-3 चीज तुमको बोल रहे हैं भाई। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मोटरसाइकिल थी, नहीं सॉरी, यहाँ पर छोड़ो, एक गेंद है, ग्राउंड है, यहाँ पर गेंद है, वो रखा हुआ है, शांति से रेस्ट पर है। एक आदमी आया, इस पे लात मार दिया। तुम सामने खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, तो तुम बोलोगे ना कि भैया इसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ कि शुरुआती वेलोसिटी 0 है। समझ रहे हो? इसी इनिशियल वेलोसिटी को दिखाने के लिए यू बोला जाता है, स्मॉल यू। अब ये बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते मान लेते हैं हम 10 सेकंड के बाद पूछे कि यार अभी कितना है इसका वेलोसिटी, तो उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी दिखाने का v होता है। जनरली कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए यू को ऐसे लिखते हैं, तो वी को ऐसे में कभी कभी होता है कि ऐसा, तो वी को ऐसा टेढ़ा कर देते हैं तो वी बन जाता है। वो मतलब साइंस में हम लोग ऐसा करते थे, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है? एक्सेलरेशन जो अभी आपको पहले बताए वो क्या है? ए। डिस्टेंस, ये सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एस। इतना याद रखना। और टी इज इक्वल टू टाइम, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। कुल मिलाकर के हम बस ये कह रहे हैं कि यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है, वी आपका फाइनल वेलोसिटी है, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो मेरे भाई, तो पी क्यू आर एस टी यू वी, यू पहले आता है, वी बाद में आता है, तो पहले आया तो ये पहला वेलोसिटी होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगा, वी फाइनल वेलोसिटी होगा। क्लियर है? हमको इतना समझ में आ गया? बढ़िया। अब हम आपको कुछ कुछ फॉर्मूला बोल रहे हैं, बस उस फॉर्मूला को याद रखने की कोशिश करो, है ना? एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बहुत बढ़िया। अभी वही तो किए, देखो ना यार, यहां पर लिख दिए इस तरीके से, तभी ना ये v इज इक्वल टू, यही ना कर रहे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। एग्जैक्ट यही चीज ना किए यहाँ पर, तो बस यहाँ पर उसको कपड़ा बढ़िया से पहना दिया गया है, ठीक है? दूसरा क्या आपको याद रखना है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहने का मतलब अगर किसी भी गेंद का, जानवर का, आदमी का, गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी u था और एक्सेलरेशन a था, तो वो t टाइम में s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दोबारा कह रहे हैं, अगर किसी भी गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सेलरेशन a था, तो वो t समय के अंदर s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब बस सुनते रहो, अभी आएगा न्यूमेरिकल, सब दोबारा बनेगा, ठीक है? दूसरा आपको, तीसरा आपको क्या याद रखना है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगेन पता है अपने को, v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात समझना, हम ये जो एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना भाई, जब तुम देखते हो ऊपर से मान लो एक आम टपका, जब ऊपर से आम टपकता है तो वो ग्रेविटी से टपकता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना वो g होता है। g आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
ये जी क्या है भाई? ये जी कुछ नहीं है, ये एक्सेलरेशन ही है, मगर ये एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण के चलते है। मतलब इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि आगे अगर आप कभी भी ऐसा सवाल देखें जहां पर फ्री फॉल की बात की जाए, फ्री फॉल का बात का मतलब ऊपर से टपकाए, अगर इस तरीके की टपकने की बात की जाएगी तो आपकी आंखें ए और जी में फर्क नहीं करनी चाहिए, ए इज इक्वल टू जी कर देना भाई। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा क्रिटिकल, हाँ देखो इसकी बात कर रहे थे हम, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तुम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू फिर जी हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, तो ए इज इक्वल टू फिर जी हो गया। क्लियर है? समझ में आया बात को? गुड। अब इधर आओ, इधर दो तीन चीज बस समझने की कोशिश करना, ठीक है? थोड़ा सा शांति से कोशिश करते हैं, दिमाग शांत करके। थोड़ा टफ पार्ट है, हम फिर से एक बात आपको बोल दे रहे हैं, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आता है तो रट लीजिएगा, पर रटने अभी से मत, हम बोल दिए तो नहीं कि अब रटने पे ही चले जाना, थोड़ा सा साथ दो। बढ़िया। हमको इतना पता है भाई कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, मतलब dt समय, मतलब डेल्टा टी समय को dt, जो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है भाई? t2 माइनस टी वन, बस उसी को हम लोग ना dt लिख देते हैं। डिफरेंशियल टाइम मतलब t1 माइनस t2 के बीच में, और ये हो गया आपका डिफरेंशियल डिस्टेंस। तो कह रहा है कि स्पीड इज इक्वल टू, हम जब लिखते हैं डिफरेंस ds बाई dt, तो अब या फिर यहाँ पर इसको आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट है मान लो यहाँ पर, तो ds इज इक्वल टू v dt। तो अगर v और t के बीच में एक ग्राफ बनता है तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो s बताएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या है? एरिया अंडर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। हम बस ये कह रहे हैं भाई, सब छोड़ दो। जब दो चीज मल्टीप्लाई हो जाए ना, मतलब a इंटू बी टाइप का दिखे ना, तो आप एरिया से उसको रिलेट कर देना, आप खुद समझ में आएगा। आपको एक एग्जांपल और देते हैं तुमको। हमको ये पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, तो डीवी इज इक्वल टू ए डी टी, फिर मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ का जो एरिया है वो आपको वेलोसिटी देगा। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। अगेन हो सकता है ये सवाल नहीं आए, ज्यादा टफ हो जाए, पर हम फिर कह रहे हैं भाई कि हर बार अपग्रेड करने से अच्छा है कि हम पहले ही अपग्रेड कर लेना, एक लेवल ऊपर खुद ही चले जाते हैं क्या। बढ़िया। अब आ जाओ, फ्री फॉल समझा दिए हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेना हो देख लेना। डिस्टेंस का मीटर होता है पता है अपने को, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम है, तो सेकंड और जोड़ दो तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं थी में। बढ़िया। डिस्टेंस इज अ स्केलर, टाइम इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, करंट इज अ स्केलर। इसके बाद देख लेना एक बार, सारा स्केलर वेक्टर पढ़ लेना, ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स, सब चीज, इंटेंसिटी। अब आओ कुछ कुछ सवाल बनाते हैं, थोड़ा सा वापस से एक बार जो तुम अभी लिखे हो अपने रफ नोटबुक में, ये तीनों इसको वापस से पढ़ो। इसका मतलब क्या है वापस से देखो। अब आओ सवाल पे। अब तक हमको लग रहा है भाई हम ज्यादा कुछ ऐसा नहीं बताए कि तुमको ये लगे कि यार ये तो अननेसेसरी चीज बता रहा है। इतना कर लोगे बनेगा सवाल, थोड़ा सा भरोसा रखो। और थोड़ा तुमको अगर आवाज बैठा हुआ लग रहा है तो लगभग हमको लगता है 24-25 घंटे से हम सोए नहीं है भाई, तो थोड़ा इसलिए वैसा हो गया। बस वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके चले जाएंगे, ठीक है? देखो, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब v और u था, u था आपका इनिशियल वेलोसिटी, v था फाइनल वेलोसिटी। ये कह रहा है स्टार्ट ही हुआ रेस्ट से, रेस्ट का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब u इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो हमको ये समझ में आ गया भैया कि सवाल में हमको मिल गया u इज इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन इज 8 मीटर, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, तो टाइम हो गया आपका 8 सेकेंड। तो बोल रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा, हमको फॉर्मूला जो बताया गया था वो बताया गया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यार पर यहाँ डिस्टेंस तो s था, यहाँ तो कहीं भी s नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मिटा लो। गुड। दूसरा क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। मेरे पास यहाँ पर टाइम है,
तो यहाँ पर हम टाइम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं मेरे पास, हम कैसे डिस्टेंस s निकालना है हमको, पर यहाँ पर टाइम वाला फॉर्मूला है नहीं, तो ये सही फॉर्मूला नहीं है। फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर, बढ़िया। अब आओ देखते हैं, s इज इक्वल टू u जीरो है तो पूरा जीरो हो गया, s इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू टाइम 8 इंटू 8, ये कट गया 4, तो हो गया भाई 8 4 तिया 12 इंटू 8 96 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक बात समझना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आए, निकाल लिया आंसर, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझो, अगर इसी सवाल में पूछता है कि t इज इक्वल टू 8 सेकेंड में इसका फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हम जो दिखाना चाह रहे हैं समझना बात को, u जीरो हो जाएगा तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला हमको क्या पता था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u जीरो हो गया, v अभी आप यहां से निकाल लिए, तो 24 गुना 24 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू एस, 2 इंटू 3 6, 6 चौका 24 4, 24 इंटू 4 फिर से आ गया, तो s 96। समझ कहने का मतलब कि तरीके बहुत हैं, पर समय बचाने के लिए आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिससे एक बार में ही आपका जवाब आ जाए। समझ गए? गुड, आगे बढ़ो। बॉडी इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए बात को? हम जब मेरा पिक्चर स्टार्ट हुआ ना, उसी पिक्चर में ही मुझे दिख रहा है कि ये 20 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा है। इसका मतलब यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। सवाल स्टार्ट होते समय ये खुद ही चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एट 2 मीटर पर सेकेंड। हमको आगे बीपीएससी भाई बताए हैं कि व्हेनेवर आई टॉक अबाउट रिटार्डेशन -2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन तो है पर माइनस में, तो टाइम टेकन टू स्टॉप कितना होगा? बहुत अच्छा भाई। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। स्टॉप करने की बात हो रही है, स्टॉप करने का बात होगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो रहेगा। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो है, u 20 है, प्लस एक कितना है -2 इंटू टाइम कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है भाई। कैसे? तो 20 इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू 10। आगे बढ़ जाओ। ट्रेन इंक्रीजेस स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। फाइंड एक्सेलरेशन। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि यार 10 सेकेंड के अंदर 10 मीटर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके ओके, ठीक है, ये तो हमको बताया था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अच्छा, फाइनल 30, तो 30 इज इक्वल टू पहले कितना था 10 प्लस एक्सेलरेशन पूछ रहा है इंटू कितना देर में किया, 10 सेकंड में किया। अच्छा अच्छा, तो 30 माइनस 10 बटा 10 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। नहीं समझ में आया अगर वापस जाओ, हम इतना आसान चीज दोबारा नहीं बताएंगे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? अच्छा, हमको क्या बोल रहा है कि यहां से 20 मीटर पर सेकेंड पर आपको ऊपर फेंक दिया, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा? अब एक बात समझना, मान लेते हैं हम इसका मैक्सिमम हाइट यहां आके टच कर दिया, ये इसका मैक्सिमम हाइट है। अब यहां पर तुम उल्टा लटक जाओ फटाक से, और उल्टा लटक करके आंख से यहां पर ऐसे देखो, तो जिस समय गेंद अपना यहां पर आया होगा ना, उस समय तुमको दिखेगा कि जस्ट आया आंख के पास, फिर वापस नीचे जाने लगा। तो जस्ट जब तुम्हारे आंख के पास आया तो तुमको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आ करके रुक गया फिर नीचे गिरा? जब वो रुक गया उस समय उसकी कितनी हाइट थी, वो सब तो बाद में निकाला जाएगा। हमको पहले ये समझ में आ गई कि उसकी मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जीरो है भाई। मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जीरो है। हम ऊपर से लटक के देख रहे थे, जस्ट मेरे आंख को टच करते करते फिर वापस गिर गया। जिस समय मेरे आंख को टच करते करते रुका था वो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, उसी समय का हाइट पूछ रहा है और उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो थी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। कैसी बातें कर रहे हो, हाइट पूछा है ना, यहाँ पर कहाँ है s? सॉरी भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गुड, अच्छा लग रहा है। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, बिल्कुल होगी। तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू क्या है अपना 20 मीटर पर सेकेंड, नीचे निकला इसे, तो 20 गुना 20 प्लस 2 इंटू, अब देखो बॉल जा रहा है ऊपर, उस पर ग्रेविटी नीचे लगेगा, ग्रेविटी कितना है g 10, तो माइनस g और s, तो 20 इज इक्वल टू 20s कट गया तो s इज इक्वल टू 20 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट 20 जाएगा। क्लियर? बॉडी कवर्स 100 मीटर
इन द एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई। A body covers 100 meter in the first 5 seconds and 200 meter in the next 5 seconds. Find the nature of the motion. उतना दिमाग है ही नहीं मेरे पास, हमको इतना बताया कि पहला 5 सेकंड में ये 100 मीटर का रास्ता तय किया। बहुत बढ़िया। अगर सब कुछ सही चल रहा होता, जैसा चल रहा था पहले, तो ये अगला 5 सेकंड में भी भाई इसको 100 मीटर ही तय करना चाहिए था। मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन रहता तब, अगर यहां पर बता रहा है कि भैया अगला 5 सेकंड में ये 200 मीटर चल दिया, इसका मतलब कि ये जरूर रेस बटन दबाया होगा, रेस का घुमाया होगा, एक्सीलरेटर घुमाया होगा। अगर ये एक्सीलरेटर घुमाया होगा तो नेचर ऑफ द मोशन, गति का प्रकार, विल बी एक्सेलरेटेड, तभी तो बढ़ गया। मान लेते हैं कि ये 100 बताया होता तो हम टिक मार देते यूनिफॉर्म पर, मान लेते हैं ये 50 बताया होता तो हम बात कर देते रिटार्डेशन पे, क्योंकि वेलोसिटी घट गई है। वेलोसिटी घटने का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब गाड़ी एक्सेलरेट तो कर रहा है, पर क्योंकि घट गया है तो इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो सेड एज रिटार्डेशन। सवाल ही लगता है पूरा नहीं है भाई। अच्छा वो सॉरी उसी का जवाब है। अ पार्टिकल कवर्स 40 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। क्या बोल रहा है भाई? अ पार्टिकल कवर्स 40 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स एंड 60 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर इसका ये नहीं लग पाएगा तो हमको लगाना होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले वाले केस में अगर यहीं पर देखें, लगता है इसमें कुछ डेटा मिसिंग है क्या भाई? एक बार आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं तो वापस आ जाएंगे इस पे, ठीक है। टू बॉडीज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक बार वापस इसको पढ़ के देख लेते हैं। अ पार्टिकल कवर्स 40 मीटर्स इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है, और 60 मीटर्स इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन दोनों केस में a1 a2 है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है? 40। अगर लगा कुछ कम ही है ना, मतलब अगर कोई डेटा कम लगेगा तो फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी, तो यू और टाइम इतना 4 है, 4u प्लस हाफ, एक्सेलरेशन पता नहीं अपने को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वही तो निकालना है, और टाइम तो 16, 4 चौको 16, तो ये कट गया तो 8 हो गया, ये कल आ गया 10, तो 10 इज इक्वल टू यू प्लस 2a। एक इक्वेशन, हाँ ठीक है, बन जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा अपने को क्या पता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है? अब अगले 8 सेकंड का देख रहे हैं, 4 सेकंड प्लस 4 सेकंड, ठीक है। तो टाइम हो गया हमारा 8 सेकंड, और एस कितना हो गया? 60 मीटर प्लस 40 मीटर। तो 100 इज इक्वल टू यू, सेम यू रखना है क्योंकि एक ही मतलब वेरिएबल रखे हैं ना हम लोग। तो जहां से स्टार्ट हुआ था 0 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक, तो u इंटू 8 प्लस हाफ, ए पता नहीं अपने को, 8 इंटू 8 कट के हो गया 4, तो हो गया 100, 4 कॉमन ले लो तो 25 इज इक्वल टू 2u प्लस 8a। तो यानी कि 12.5 इज इक्वल टू u प्लस 4a। ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। इन दोनों को घटा दो तो आएगा तुम्हारा 2a इज इक्वल टू 2.5, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.25। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा वापस, अगर हम कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए तो आंसर 1.25 ही होना चाहिए, ठीक है। टू बॉडीज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, one moves with a constant speed of 10 meter per second, the other starts from rest with acceleration इतना, when will the second overtake the first। कहने का मतलब दो वस्तुएं सेम बिंदु से चलती हैं, एक 10 मीटर पर सेकंड के समान चाल से, दूसरा विराम लेकर के 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के से चलती है, मतलब एक्सेलरेशन चलती है। हमको उतना नहीं पता, हमको बस इतना पता है
कि अगर एक गाड़ी ए है, उसको गाड़ी बी रिकॉर्ड हो रहा है, अगर उसको गाड़ी बी ओवरटेक करेगी तो हमको ये पता लगना चाहिए कि जिस समय पर इन दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा ना, जिस समय पर S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा ना, बस वही मैटर है। बहुत बढ़िया। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। पूछ रहा है व्हाट व्हेन विल, मतलब समय पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट केस के लिए। दूसरा केस के लिए, अच्छा पहले केस में क्या हम देखें, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। वी सेम कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। तो यूटी 10 इंटू टी इज इक्वल टू, दूसरे वाले केस में क्या हमको पता है भाई कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो दूसरे वाले का यूटी में यू जीरो हो जाएगा, तो बचा हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन 2 इंटू टी स्क्वायर। टी कट गया, ये टी कट गया, 10 सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 टू 20। हाँ ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, ये 5 सेकेंड है भाई, ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। इस तरीके से। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा, हमको उतना नहीं पता। हमको आप ये बताए थे, मतलब जब हम पहले बात किए तो हम क्या बताए थे, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ds इज इक्वल टू v dt। हम क्या बोल रहे थे, जहां मल्टीप्लीकेशन होगा तो समझ लेना इसके अंदर का जो एरिया है वो ये है। तो v dt के कर्व के अंदर का एरिया आपका डिस्टेंस देगा। v dt के कर्व का अंदर का एरिया ये है, जो कि देखने में मुझे एक ट्रायंगल महसूस होता है। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितना है 20, कट गया 10, 50। ठीक है। टू पार्टिकल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड 7 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या है, सब कुछ छोड़ो। हम जब देखते हो, कभी हम लोग ट्रेन पर बैठे हैं भाई, एक पटरी यहां है, एक पटरी यहां है, इधर से मान लो चल रही है दुरंतो और इधर से आई राजधानी, एकदम देखते हो सडनली एकदम भक, ऐसा भयानक फील होगा कि एकदम धड़क से एकदम लगा कि अरे यार इतना तेजी से गया। ये क्यों होता है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को सट रही होती हैं। और कभी कभी तुम देखोगे ना, जब ट्रेन खुलती है इस तरीके से कि एक ट्रेन भी इधर जा रही है, कलम का रंग बदलने जरा, ये ट्रेन भी इधर जा रही है, ये ट्रेन भी इधर जा रही है, तो लगता है दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं। सेम आदमी तुमको दिखता रहेगा थोड़ी देर तक, है ना। वही बात है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, सापेक्ष वेग। इसका मतलब है भाई कि महसूस क्या हो रहा है तुमको। यहां पर हमको, अगर इसका स्पीड 10 है, इसका स्पीड 10 है ना, तो दोनों जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों नजदीक आ रहा है एक दूसरे से। समझ लेगा मतलब, तो इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 10 प्लस 10 यानी कि 20। और जब दोनों साथ चल रहे होंगे ना, तो अगर ये ए है ये बी है, तो इसका रिलेटिव हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि धीरे हो गया ना भाई। समझ कहने का मतलब, अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। कोई बॉडी था, उसको ऊपर फेंका गया तो वो वापस से जमीन पर आ गिरा 4 सेकेंड में। तो पूछ रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। वैसे तो हमको कायदे से ये बनाना नहीं चाहिए, पर हम फिर भी एक लास्ट बना दे रहे हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां से उड़ा, वापस आके गिर गया। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्टेंस भले ही 2 इंटू एच होगा, अगर ये एच है तो एच प्लस एच हो जाएगा डिस्टेंस। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो जहां से उठा वहीं आगे गिर गया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो जीरो इज इक्वल टू यू टी। 4 सेकेंड में हो रहा है सब कुछ, इंटू 4 प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू 4 स्क्वायर, कट गया 8। तो आपको दिखने को मिलेगा 4u इज इक्वल टू G8 20। अब लॉज ऑफ मोशन देखें ना, तो फिर वही करते हैं, थोड़ा पहले समझने की कोशिश करते हैं। 2-3 फैक्ट समझना बस। एक चीज होता है फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, देखते हो कोई थप्पड़ मारता है, पड़ाक हिल जाता है आदमी, वही फोर्स है। ठीक है, इतना काफी है। और बाकी फॉर्मूला के हिसाब से कहते हैं ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, अब आपसे अच्छा कौन जानता है, सब पढ़ चुके हैं आप। मास क्या होता है, तो मास और वेट के में ना, वो चलो आगे आएगा, वो आगे डाले हैं उसको स्लाइड में, तो वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब फोर्स का यूनिट क्या होगा भाई, एम हो गया, इसका आप जान भी करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, केजी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब अपने को इतना भी पता है भाई कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स भी वेक्टर होगा। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई बॉडी चल रहा है तो चलता ही रहेगा, अगर आप उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हैं। बस एक एग्जांपल समझना, हम लोग क्या किए, बस पे बैठे हुए हैं, बस अचानक से चल दी, बस अचानक से चल दी तो हम लोग सब पीछे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रेस्ट पर थे और हमारा बॉडी चाहता है कि हम रेस्ट पे रहें, तो वो रेजिस्ट करता है चेंज इन स्टेट को। ये जो परिवर्तन है ना, अवस्था परिवर्तन, उसका विरोध करता है। वापस से एक बार सोचो, हम एक बस पे बैठे हुए, ये है तुम्हारा बस, इस बस के ऊपर यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, सडनली बस आगे भागी, ये आदमी पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बस आगे बढ़ी, ये अपना सेम लोकेशन पे रहना चाहता है। इसी को बोलते हैं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करना, जिसे इनर्शिया यानी कि जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, इनर्शिया। तो यही फर्स्ट लॉ है। अगर पूछता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, तो याद रखना न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें कि बॉडी अगर वो रेस्ट में है, मतलब विराम है, तो विराम में रहना चाहता है, चलता है, चलते रहना चाहिए। मतलब समझ गया क्या ना, मतलब जो है जैसा है वह रहने दो, छेड़छाड़ मत करो। बहुत बढ़िया। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ दो चीज के बारे में कहता है। एक कहता है कि भैया जो फोर्स होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू योर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कौन बोल रहा है? आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ बोल रहा है। दूसरा चीज क्या बोलता है? फोर्स, फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब आपको मोमेंटम के बारे में तो पता नहीं होगा, तो एक बात समझना, कोई भी चीज मान लो तुम्हारी तरफ चल के आ रहा है और तुमको उसको रोकना है, तो उसी को मोमेंटम बोलते हैं। हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना। अब एग्जांपल समझना, मान लो एक मोटरसाइकिल आ रहा है जिसका 100 केजी वजन है और वो मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अब तुमको उसको रोकना है, तो इसका मोमेंटम क्या है? अगर हम जो चलते आ रही थी उसका मोमेंटम अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इज योर 100 केजीज, वेलोसिटी इज योर 40 केजीज। अब जब तुम उसको रोकोगे ना, तो तुम इसका वेलोसिटी को कम करोगे। जब तुम इसके वेलोसिटी को कम करोगे, इसका मतलब तुम इसको डी एक्सेलरेट, रिटार्डेट करोगे। तुमको इसका वेलोसिटी कम करना है, तुमको इसका एक्सेलरेशन कम करना है, इसका मतलब तुम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। और इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, m तो कॉमन है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसी रेट ऑफ चेंज कितना टाइम हुआ डिवाइडेड बाय टाइम को हम लोग फोर्स कहते हैं। भाई हमको उतना नहीं पता, पर हमको ये पता है कि m इंटू वी एफ माइनस वी आई बाई डी टी। अरे यही डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी को तो आप एक्सेलरेशन का नाम दिए थे। बिल्कुल, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात बराबर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपको न्यूटन सेकेंड लॉ दो चीज बताता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज आई, अब मोमेंटम क्या है? कितना मुश्किल है एक चीज को आपको रोकना। अब एक बात समझना, हम कह रहे थे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। कोई हल्का आदमी तेजी से भाग के आएगा तो उसको रोकने में समय लगेगा, कोई मेरे जैसा भारी आदमी आएगा, भले ही धीरे धीरे आएगा, फिर भी तुमको रोकने में मेहनत लगेगा। इसी को हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। कि फोर्स तुमको, अगर भारी आदमी है धीरे धीरे आ रहा है तब भी तुमको उतना ही फोर्स लगाना होगा, या तो कोई धीरे आदमी तेजी से आ रहा है। समझ गए ना मतलब? इसी को हम लोग कहते हैं कि उसका वेलोसिटी को रोकने के लिए तुमको जो ऊर्जा, एनर्जी खर्च हुआ, वही तो फोर्स है। तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम। आगे और समझ में आएगा, रुको तो। ठीक है, बढ़िया। अब एक चीज है इंपल्स। इंपल्स के बारे में अगर आपको बताए ना, तो एक बात समझना भाई, इंपल्स सिंपल सा बस इतना है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना, उसको इंपल्स कहते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज अगर हम बोलते थे, समझो बात को, अभी तुम बोलोगे यार ऊपर तो तुम वो बात की है, एक बात सुनना, जब हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मेरे भाई ये फोर्स बन जाता है। जब हम कहते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मेरे भाई ये इंपल्स बन जाता है। तो तुम बोलोगे फर्जी बात मत कीजिए, फर्क क्या है दोनों में? फर्क रेट का है। रेट तब लगता है जब किसी भी चीज को तुम टाइम से डिवाइड कर दोगे तो रेट हो जाएगा। कि पर सेकंड के हिसाब से बात करो भाई। हाँ, चेंज हुआ मोमेंटम 10 हुआ, कितना देर में हुआ? 1 सेकंड में हुआ, 10 सेकंड में हुआ, 20 सेकंड में हुआ, उस बारे में बात करता। समझ गया क्या मतलब? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है, चेंज ऑफ मोमेंटम इंपल्स है। अब एक बात समझना, यहां पर हम देख रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू रेट
ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यानी कि F इज इक्वल टू mv माइनस mu, मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम। तो हम ये कह सकते हैं, और यही चीज को तुम बोले इंपल्स, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो F इज इक्वल टू इंपल्स अपॉन टाइम, तो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। आ रहा है, दिख रहा है वहां पर। अब एक बात समझना, प्रैक्टिकल बात समझना, जब भी तुम देखते हो कि कोई क्रिकेटर आता है ना, जैसे क्रिकेटर है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, मान लो यहाँ से गेंद आया, धड़ से गेंद आएगा, अगर वो पटाख से रोक लेता है ना हाथ आगे करके, तो उसको हाथ पे चोट लगता है। जनरली वो क्या करता है, पीछे की तरफ खींचता है, बॉल को पीछे की तरफ खींचता है। क्यों बॉल को पीछे की तरफ खींचता है? देखो, गेंद आ रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, वो सामने से आके पट से रोकेगा ना, तो पट से रोकने पे सडनली वो 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पर अगर वो हाथ को पीछे की ओर खींच लेगा, तो वो 50 से 0 करने में, अगर देखो 50 से 0 करने में पट से कर रहा था तो 1 सेकंड लग रहा था, अब घींच करके करेगा तो 3 सेकंड लगेगा। इस 3 सेकंड में क्या हुआ, समय जो था मेरे भाई, जो टाइम था वो बढ़ गया। समझ रहे हो, जो टाइम था वो बढ़ गया। तुम बोलोगे कि यार 1 सेकंड से 3 सेकंड में 2 सेकंड में क्या ही फर्क पड़ेगा? 2 सेकंड नहीं है, 200% है, उस हिसाब से देखो। अब देखो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का जो तब्दीली अपॉन टाइम। अगर टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, हाथ पे चोट कम लगेगी, इसीलिए क्रिकेटर हाथ को खींचते हैं। अगर सवाल आए कि क्रिकेटर अपने हाथ को क्यों खींचता है, तो मेरे भाई वो इसलिए खींचता है ताकि वो चाहता है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को स्लो कर दे। यार यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब वो चाहता है फोर्स को कम कर दे, क्यों? ताकि उसके हाथ पे चोट कम लगे। बढ़िया। अब एक चीज है वेट और मास का, समझना बात को भाई। मास एक होता है, मास एक होता है वेट। जब आप जाते हैं ना, मान लीजिए डॉक्टर के पास गए अपना वजन करवाने के लिए, जैसे अभी बीपीएससी का मेडिकल में वजन किया इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो जो मेजर करता है ना, वो वेट चेक मेजर करता है। वेट का मतलब क्या हुआ ना, एक बात समझो, ये है तुम्हारा वेटिंग मशीन है ना, यहां पर आए आदमी आके खड़ा हो गया, और जब आदमी आके खड़ा होगा ना, तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक इसका नीचे कुछ एक मास है, बिल्कुल, और एक इसका ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण के, हम जमीन पे क्यों खड़े? गुरुत्वाकर्षण के चलते ही खड़े हैं भाई। हम जमीन पर क्यों खड़े हैं? गुरुत्वाकर्षण के चलते खड़े हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब एक बात समझना, आदमी हटा दो, मान के चलो कि यहाँ एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम है mg। ये जो mg है ना भाई, इसी को हम लोग वेट बोलते हैं। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं अंतरिक्ष में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए तो गुरुत्वाकर्षण के बल से बाहर निकल गए। अगर हम गुरुत्वाकर्षण के बल से बाहर निकल गए तो जी जीरो हो गया। अगर जी जीरो हो गया तो मेरा वेट जीरो हो गया। तो सुनीता विलियम्स या शुभांशु शुक्ला जब आसमान में उड़ते हैं ना, मतलब जब वो स्पेस में रहते हैं ना, तो स्पेस में उनका वेट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी, वहां पर जी तो है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। पर मेरे भाई वही आदमी जब भारत आता, जमीन पर आता है, तो उसका वेट आ जाता है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि मास इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, but weight is something which changes depending upon the acceleration due to gravity. It can be zero। अगर हम चले जाएं स्पेस पे, अगर हम मून पे चले जाओगे, तो मून पे जो जी ऑफ मून होता है ना, वो जी ऑफ अर्थ बटा 6 होता है। अगर तुम मून पे चले जाओगे तो तुमको ये देखने को मिलेगा, अगर तुम अर्थ पे रहोगे तो तुमको 9.8 देखने को मिलेगा, अगर तुम स्पेस पे चले जाओगे तुमको 0 मिलेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो सकती हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वेट इज समथिंग विच चेंजेस, मास इज समथिंग जो कांस्टेंट है, वेट इज समथिंग। हाँ हो गया, ये काम हो गया, कितना बोलेंगे। अब एक चीज है नॉर्मल रिएक्शन, बस समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, ठीक है। ये है आपका वेइंग मशीन, ठीक है। तो वेइंग मशीन जो वजन दिखाता है ना भाई, समझना, वेइंग मशीन जो वजन दिखाता है ना, वो नॉर्मल फोर्स का दिखाता है, एन नॉर्मल फोर्स। कहने का मतलब, हम थोड़ी देर के लिए मानो हम जमीन, ये जमीन है, हम जमीन पर खड़े हैं, हम जमीन पर खड़े हैं, तो हम mg लगा रहे हैं भाई, हम mg फोर्स लगा रहे हैं। तो हम तो नीचे धंस जाना चाहिए था ना हमको, हम ऊपर से नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको तो जमीन तोड़ के नीचे निकल जाना चाहिए था, पर हम नहीं निकले। क्यों? क्योंकि जमीन उल्टा भी कुछ लगा रहा है। इस ये जो जमीन उल्टा लगा रहा है ना, उसी को एन बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझना बात को। वापस से एक बात कह रहे हैं, हम जब, अगर हम जमीन पर खड़े हैं और मेरा वेट mg लग रहा है, तो
अगर सिर्फ ऊपर से नीचे वेट लगता तो हम तो जमीन तोड़ के नीचे निकल जाते, पर हम नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जमीन भी उल्टा लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कैसे लगा पा रहा है? क्योंकि जमीन अपने क्वालिटी, अपना मोर्टार, अपना जिप्सम, अपना ब्रिक, सैंड, सिलिका, जहां से उसको एनर्जी मिल रहा है मेरे भाई। तो ये वही है, mg नीचे लगा और नॉर्मल ऊपर लगा। ये जो नॉर्मल फोर्स है ना भाई, इसी को वेइंग मशीन रीड करता है एक तरीके से। अगर सवाल आता है वेइंग मशीन किस चीज को रीड करता है, तो लिखना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि कांटेक्ट फोर्स है, जो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। सरफेस ये है तो ये ऊपर लगेगा, ये हो गया 90 डिग्री। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 90 डिग्री पे लगता है। ठीक है, अब आपको फ्रिक्शन के बारे में कुछ बात बताएंगे भाई। सब ये सब फर्जी चीजें सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, है ना। थोड़ा सा मैन टू मैन बात करते हैं, या फिर मैन टू वुमन, जो भी देख रहा है। ये है आपका जमीन। इस जमीन के ऊपर एक आदम जमाना का एकदम दादाजी वाला जो नहीं होता था पेटी, गांव वाला पेटी, वो पेटी रखा हुआ है। तुम गए और उस पर हल्का सा हाथ लगा दिए, हल्का सा हाथ लगा दिए तो कुछ हुआ? हिला? नहीं हिला। तुम हल्का और जोर लगाए, हिला? नहीं हिला। क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि जमीन के सतह से इस बक्से का जो निचला सतह है सटा हुआ है। अब सटा हुआ है तो तुमको देखने में जमीन दिख रहा है ऐसा, और पेटी दिख रहा है ऐसा। पर सच्चाई क्या है कि जमीन को जब तुम एकदम नजदीक से देखोगे तो जमीन एकदम ऐसा ऐसा है, और पेटी भी ऐसा ऐसा है, खुरदुरा है। इसी खुरदुरापन के चलते, क्योंकि देखो जब कैरम बोर्ड में पाउडर लगा दोगे तो इस खुरदुरे के अंदर पाउडर भर जाता है भाई, और जब इसके इस खुरदुरों के अंदर पाउडर भर जाएगा तो फिर ये प्लेन हो जाएगा, तो देखोगे गोटी एकदम ससरने लगेगा एकदम आसानी से। पर क्योंकि यहाँ पर तो हर जगह पाउडर लेके थोड़ी घूमते रहते हैं हम लोग, तो जो हम देख रहे हैं पेटी और जमीन के बीच में देख रहे हैं ना, इसके बीच में इस तरीके का सरफेस है। ये जो सरफेस है भाई, इसके चलते होता है फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया। हम अब क्या कहना चाह रहे हैं, ये जमीन है, यहाँ पर आप रख दिए दादाजी का पेटी, पेटी पे आप थोड़ा और जोर से फोर्स लगाए, वो फिर भी नहीं हिला। क्यों नहीं हिल रहा है वो समझो। हम लगाए फोर्स F1, मतलब हम लगाए फोर्स, मान लो आदमी है बीपीएससी भाई, तो BB1 हम फोर्स लगाए, ठीक है, इस तरफ, तो बदले में फ्रिक्शन इस तरफ सेम फोर्स लगा दिया BB1। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम ढकेले, हम धक्का दिए इस तरफ तो पेटी और उल्टा डायरेक्शन में घूम गया, नहीं। तो तुम जितना फोर्स दोगे ना, उतना ही वापस फ्रिक्शन उसको देता रहेगा, ताकि वो उसको रुका रहे। जिस समय पर ये हम जब ये जो बात कर रहे हैं ना, उस समय ये बॉडी स्थिर है। इसी स्थिर को, स्थैनिक घर्षण को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दोबारा समझना एक बात को, एक पेटी रखी हुई थी, हम उस पर जोर डाले, पेटी एकदम हल्का सा हिला, पेटी एकदम हल्का सा, नहीं सॉरी, हम जोर डाले, पेटी एकदम हल्का भी नहीं हिला। इसका मतलब हम अगर मान लेते हैं 1 न्यूटन का फोर्स डाले थे पर वो नहीं हिला, इसका मतलब क्या है कि वो उल्टा हमको 1 न्यूटन का फोर्स मार दिया है भाई। वो उल्टा हमको 1 न्यूटन का फोर्स मार दिया, फिर भी नहीं हिला। हम जब इस फोर्स को 2 न्यूटन कर दिए फिर भी नहीं हिला, 3 न्यूटन कर दिए फिर भी नहीं हिला। जब हम 3 न्यूटन का फोर्स डाले, इसका मतलब वो हमको उल्टा 3 न्यूटन का मार रहा है। देखो भाई, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी चीज बैलेंस होगी तभी इक्विलिब्रियम पे रहेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समान जगह पर। अगर हम धरती पर खड़े हैं तो मेरा mg ऊपर के नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, तभी खड़े, नहीं जो हम नीचे चले आएंगे। हर चीज, एक पुली लटका हुआ है, यहाँ पर 1 किलो का बटखारा है, ये 1 किलो का बटखारा इधर खींच रहा है, 1 किलो का बटखारा इधर खींच रहा है, ये दोनों स्टेबल है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। कहने का मतलब कोई भी चीज अगर स्थिर है, इसका मतलब फोर्स बैलेंस हो रहा है। हम 1 न्यूटन का फोर्स मारे नहीं हिला बक्सा, 2 न्यूटन का फोर्स मारे नहीं हिला बक्सा, 3 न्यूटन का फोर्स मारे नहीं हिला बक्सा। इसका मतलब क्या है कि ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब लोकेशन चेंज नहीं हुआ, लोकेशन चेंज नहीं हुआ। कैसे कहते हैं स्टैटिक पढ़ना है, करंट पढ़ना है। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? जो सेम रहे, ये हिल ही नहीं रहा है भाई। इसी स्टैटिक को कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। पर मेरे भाई, जब ज्यादा जोर लगाएंगे, 3 न्यूटन से 5 न्यूटन जाएंगे, तो बक्सा हमका मेरा वर्ज ऑफ एकदम हल्का सा हिल जाएगा। ये जो एकदम हल्का सा हिल गया ना भाई, उसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि अब भाई, अब हल्का सा भी और जोर लगा दिए तुम 5 से 5.1 कर दिए मेरे भाई, तो अब बक्सा हिल जाएगा। समझे बात को? अब तुम 5 से 5.1 कर दिए तो बक्सा हिल जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया आपका? फ्रिक्शन, ये एन क्या है? कुछ नहीं, नॉर्मल फोर्स जो आप ऊपर देखे। म्यू एस क्या है? ये कोफिशियंट है भाई फ्रिक्शन का, और जो फ्रिक्शन का कोफिशियंट है कांस्टेंट टाइप का मान के चलो। और एक एस लग रहा है, ये एस क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, काइनेटिक का मतलब क्या है कि बक्सा 5.1 गए, बक्सा आगे बढ़ गया, बक्सा आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा फोर्स था, अब वो
उसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, तुम ज्यादा जोर से ताकत लगा दिए, खमठोक ठेलता है जब नर, इतना जोर से तुम ठेले पर्वत के जा गए पांव उखड़, वही चीज यहां पर हो गया भाई। अब यहां पर क्या हो रहा है, म्यू के जो आप देख रहे हैं ना, ये म्यू के है काइनेटिक फ्रिक्शन। बस एक चीज आज याद रखना, क्या याद रखना, कि म्यू के जो होता है वो कम होता है, म्यू एस जो होता है वो अधिक होता है। मतलब स्टैटिक वाला अधिक होता है, काइनेटिक कम होता है, क्योंकि जब तुम देखोगे ना एक बार ढकला गया ना पेटी, तो फिर आगे तेजी से ढकलाता है। समझ रहे कहने का मतलब, एक बार पेटी ढकला गया तो आगे आसानी से ढकला जाएगा, पर जो पहला बार हिलाने में ही दिक्कत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला बार म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन लिख दे रहे हैं तो फिर स्क्रीनशॉट कैसे मारेंगे? म्यू के इज लेस देन म्यू एस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, एक पैसेंजर जब बस अचानक से आगे बढ़ती है तो बस के अंदर खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, इसका सही कारण क्या है? समझ गए? हम बस है, बस पे एक आदमी खड़ा है, जब बस आगे बढ़ती है ये पीछे गिर जाता है, सिंपल है भाई। अभी हम लोग पढ़े इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकंड्स एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 12 मीटर पर सेकंड। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत फर्जी सवाल है, पर फोर्स तो हमको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। रॉकेट मूव्स अपवर्ड बाय इजेक्टिंग गैसेस डाउनवर्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के पीछे आपको एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। कहने का मतलब ये एक रॉकेट है, ये इधर इतना तेजी से एनर्जी मारता है ना, तो उसी एनर्जी से ऊपर उठता है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मगर अपोजिट का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में। कहने का मतलब जब एक बंदूक है, बंदूक से तुम गोली छोड़ते हो ना, जब बंदूक से गोली छोड़ोगे तो बंदूक पीछे आता है, इसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। ये रिकॉइल ऑफ गन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, recoil of gun is also an example of the third law of motion. Clear? A man pushes a wall with a force of 200 newton, but the wall does not move. The reaction force exerted by a wall is, हमको कुछ नहीं पता, हमको ये बता दिया गया है कि अगर कोई चीज स्थिर है, इसका मतलब वो उतना बराबर वापस तुमको ठेल के दी है। ये दीवार को अगर तुम 200 न्यूटन मारते तो ये दीवार गिर जाती, नहीं गिरी, इसका मतलब दीवार अपना भी एक रिएक्शन दे दी है 200 का, तभी खड़ी है। जब तक दोनों सेम नहीं रहेगा तब तक वो खड़ी नहीं रहेगी। तो यहां पर पूछा था रिएक्शन फोर्स एग्जस्टेड बाय द वॉल इज 200 न्यूटन। और 10 केजी का ब्लॉक, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां पर है हॉरिजॉन्टल सरफेस, 10 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? देखो शांति से रखा हुआ है भाई, है ना, शांति से रखा हुआ है, यहां आ रहा था 10, तो 10 केजी बोला ना, तो इसका फोर्स कितना होगा? 10 इंटू जी, सेम ऊपर होगा नॉर्मल फोर्स, 10 इंटू जी, तभी तो खड़ा है शांति से। बॉडी ऑफ मास 2 kg एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ऑफ 5, नेट फोर्स कितना है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फोर्स इज इक्वल टू इंपल्स अपॉन टाइम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां पर ये लग जाएगा 5 इंटू 2 10। Why is it easier to catch a ball by moving hands backward? हाथ को पीछे खींचना क्यों? क्योंकि हम इंक्रीज कर देते हैं इम्पल्स टाइमिंग। बहुत अच्छे से समझाए हैं आगे आपको, सेम सवाल आ जाएगा ना भाई, फिर बोलोगे अरे क्या दे दिया। A 3 kg body and a 7 kg body are tied by a string and pulled with 20 Newton force. क्या कह रहा है? देखो ये हो गया तुम्हारा पुल्ड, अच्छा नहीं ऐसा नहीं दिया ना, कह रहा है 3 kg यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 7 kg, दोनों को बांध दिया है, अब 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, तो 20/10, 2 मीटर पर सेकंड। क्या फालतू सवाल है? हाँ ये ध्यान से सुनना। इन अ कोलिजन व्हाई डू लाइटर बॉडीज अंडरगो लार्जर एक्सेलरेशन? जब भी कोलिजन होता है ना भाई, दो बॉडी आएगा, आकर के आपस में जब टकराएगा ना, तो इन दोनों का मोमेंटम जो होता है ना वो सेम हो जाता है। अगर मोमेंटम सेम हो जाएगा तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 मान लेते हैं भारी था, तो भारी 100 और उसका वेलोसिटी 20, और ये हल्का है मान लो 20 का, तो उसका वेलोसिटी 100 हो जाएगा ना। तो क्या कह रहा है? हल्का जो वेलोसिटी है, क्या बोल रहा है कि लाइटर बॉडी अंडरगो लार्ज एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि उस पर लार्जर फोर्स लग रहा है, बिल्कुल ये भी कह सकते हैं, उसका मास कम है।
हाँ ऑब्वियसली मास कम है तो सवाल ही पूछ रहा है, लार्जर फोर्स ही बेटर आंसर रहेगा। अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल रिमेन्स एट रेस्ट, क्यों? क्योंकि फोर्सेस आर बैलेंस्ड, वही ना बात बोले हम लोग भाई, ठीक है। अ बॉडी एक्सपीरियंसेस 10 न्यूटन फोर्स उस पे लगाया आगे की तरफ फॉरवर्ड, 10 न्यूटन फोर्स लगाया पीछे की तरफ, तो बॉडी का क्या होगा? जब दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो नो एक्सेलरेशन। सीट बेल्ट जो कार में देता है वो क्यों देता है? सीट बेल्ट में क्या हुआ, जैसे ही मान लो कहीं ठुका गाड़ी तो आप आगे जाने वाले हैं, आप आगे जाने वाले हैं तो सीट बेल्ट आपको रोक देगा। आप आगे क्यों जाने वाले थे? आप आगे इसलिए जाने वाले थे क्योंकि एक न्यूटन करके आया था बंदा, वो ये बोल के गया कि अगर कोई आदमी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। इसका मतलब अगर कोई आदमी आगे है तो वो आगे ही टिकना चाहता है, पर आपको आगे टिकिएगा तो जाके सर बजरा जाएगा, सर बजरा जाएगा तो चोट लग जाएगा, इसीलिए सीट बेल्ट है। इनर्शिया, ये आप खुद ही देख लीजिएगा भाई, बहुत हो गया। मास इन वेट समझा दिया गया आपको, मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत अच्छे से बता दिया गया आपको। क्या कह रहा है, एस्ट्रोनॉट का मास 70 केजी था अर्थ पर, मास 70 केजी था, मून पर गया, वहां पर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है, तो उसका मास क्या होगा? देखो भाई, मास नेवर चेंजेस, तो मास अगर 70 था तो 70 ही रहेगा। और वेट जो होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी अपॉन 6, तो बाई 6 कर दोगे ना तो लगभग ये आना चाहिए, ठीक है। ये एलिवेटर का सवाल है भाई, ये अगर सवाल समझ जाओगे ये लास्ट सवाल है, ठीक है। ये बस एक लास्ट कर लेंगे फिर छोड़ देंगे। अ मैन ऑफ मास 60 केजी स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड एन एलिवेटर, एक सेकंड पानी पी लेते हैं जरा सा। A man of mass 60 kg stands on a weighing machine inside an elevator. लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आदमी 60 केजी का एक आदमी खड़ा है, बहुत बढ़िया, और वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है भाई, वजन नाप रहा है उसके अंदर ही। तो कैलकुलेट करो रीडिंग उसका। पहला क्या है, एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी, 2 मीटर। अब एक बात बताओ, हम आपको ये बात बता चुके हैं कि आपका जो वेइंग मशीन होता है ना भाई, वेइंग मशीन नॉर्मल दिखाता है, बोले थे कि नीचे आपका एमजी लगता है, ऊपर आपका नॉर्मल फोर्स लगता है, यही नॉर्मल जो है वो आपका वेइंग मशीन दिखाता है। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात समझना, हम यहां पर खड़े थे वेइंग मशीन के ऊपर, नीचे आया एमजी, ऊपर आया एन, मोटा मोटी तो यही है। अब लिफ्ट चलने लगा, लिफ्ट चलने लगा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि एन इज ग्रेटर देन एमजी। समझ लो कहने का मतलब, हमको ये पता था कि केवल दो फोर्स लग रहा है, एन ऊपर की ओर, एमजी नीचे की ओर। क्लियर? पर यहां तो लिफ्ट ऊपर जाने लगा, लिफ्ट ऊपर जाने लगा का मतलब क्या है कि एन इज ज्यादा ताकतवर देन एमजी, एन इज ग्रेटर देन एमजी, तो एन इज इक्वल टू एमजी प्लस समथिंग। दिस समथिंग इज कुछ और नहीं है भाई, ये वही फोर्स है जो कि आपका लिफ्ट चलने के चलते आ गया है, इसका मतलब प्लस एम ए। तो अब अगर आप पूछिएगा ना कि कैलकुलेट द रीडिंग, तो रीडिंग क्या होगा आपका, 60 इंटू 10 प्लस 2, तो 60 इंटू 12, 12 पचे, अब देख लेना भाई कुछ 72 कुछ होगा ना, हाँ 72 जो, ठीक है बढ़िया। अब दूसरा देखो, दूसरा है एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, ये है आपका वो वेइंग मशीन, यहां पर आपका नीचे पड़ रहा था mg और आपका पड़ रहा था n। अब क्या बोल रहा है, एलिवेटर आपका नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, इसका मतलब mg इज ग्रेटर देन n, मतलब mg इज इक्वल टू n प्लस समथिंग, यही समथिंग ही तो फोर्स है ma, तो n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, तो n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए इज इक्वल टू 60 इंटू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 60 इंटू 8, हो गया बढ़िया। अब बोल रहा है एलिवेटर मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो। मेरे सामने इस तरह का बात मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिवेटर इज इन फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ये चीज को आपको समझने की एकदम सख्त जरूरत है। फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ कि ऊपर का जैसे मान लो ये एलिवेटर था ना, और ऊपर जो तार था ये तार टूट गया, तो एकदम भयंकर गिरने लगा। अब अगर फ्री फॉल हो रहा है इसका मतलब ये नीचे जी से गिरेगा, कुछ नहीं,
जो ए था अब जी हो जाएगा। अब देखो बात को, तो हम क्या देखे, यहां पर वेइंग मशीन था, ऊपर लगा एन, नीचे लगा एम जी। अब नीचे आने लगा तो एम जी इज ग्रेटर देन एन, एम जी इज इक्वल टू एन प्लस एम ए। अच्छा, और ये ए तो जी है, एम जी इज इक्वल टू एन प्लस एम जी, एन इज इक्वल टू जीरो। वेइंग मशीन जीरो दिखाएगा, वेइंग मशीन जो है वो जीरो दिखाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं द केस ऑफ वेटलेसनेस। हम फिर कह रहे हैं, हम हर जगह पर बात वेट की कर रहे हैं। मास थ्रू आउट विल बी 60 kgs ओनली। तो याद रखना, जब भी एलिवेटर फ्री फॉल होता है, वेटलेसनेस महसूस होता है, आपको महसूस होगा कि एकदम आपका वजन ही नहीं है, वेइंग मशीन जीरो कर देगा। समझिए कहने का मतलब क्यों, ऊपर एन लग रहा था, नीचे एम जी लग रहा था, हमको ये पता है एम जी इज ग्रेटर देन एन। क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है एलिवेटर, तो एम जी इज इक्वल टू एन प्लस समथिंग, एम जी इज इक्वल टू एन प्लस समथिंग। क्या होता है? फोर्स होता है एम ए, यहाँ पर जी है तो एन जीरो। हो गया काम। अब आपका एक काम है भाई, आपका काम यह है कि हो सके हम कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक कर दिए हों, थके हुए हैं, तो वो देख लीजिएगा एक बार। दूसरा, अगर कुछ गलत लगता है या सही लगता है तो हमको कमेंट में जरा बता दीजिएगा, ताकि हम इसका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर के आए। कोशिश करेंगे 2 पार्ट और में खत्म कर देंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम इसी को 2 घंटे कर देते, पर नहीं किए कि पता चला आप लोगों को कुछ खराब लगे, हम मेरा मेहनत भी चला गया, क्योंकि मेरा तो लग ही जा रहा है भाई मेहनत। तो जो आपको क्या कैसा लगता है हमको बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो टॉपिक लिस्ट है इसमें एक आध टॉपिक और ऐड करना है तो वो भी हमको बता दीजिएगा। क्लियर? भाई रुको रुको, मेन काम तो बच गया। जो सवाल आया है 70वीं बीपीएससी में वो हम लोग बने भी नहीं किए, तो क्या मतलब है? भाई अगर ये बन गया ना, मजा आ जाएगा तुम लोग को। वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन अ वुडन बॉक्स एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, समझना बात को। कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन, मतलब अब फोर्स का यहां पर बात नहीं चल रहा है। तो मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? सेम जो हम लगाए जितना, तो यानी कि 200 न्यूटन। हो गया, ठीक। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट डाउन द हिल with a constant acceleration. It achieves 400 meters in 20 seconds. If the weight of the truck is 7 tons, what will be the force acting on it? अब समझो बात को भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या है पूछ रहा है ना। देखो, आपको यहां पर दो चीज करना है, हम अगला वाले में इसको ले आएंगे। मतलब पहला आप यहां पर फॉर्मूला लगाइए आपका वो वाला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है आपका, रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब आपको ये पता है यू यू इज इक्वल टू जीरो। तो आप अपना वो तीनों फॉर्मूला लिखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस यहां पर आपको एस दिया हुआ है देखो 400 मीटर, तो इसका मतलब है नहीं। फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटर यहां पर ये लगाना है, क्योंकि देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, एस क्या है आपका 400 मीटर है, यू क्या है आपका जीरो है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपको पता नहीं, टाइम आपको पता है 20 इंटू 20 टी स्क्वायर, 20 इंटू 20 ये कट गया, तो आपका एक्सेलरेशन हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वेट ऑफ दी आपका ट्रक कितना बताया भाई? 7 टन। तो फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी हम लोग देख लिए। देख रहे हो, दो चीज इसमें लग गया, तो 7000 इंटू 2। क्लियर है? वैसे ये वेट की जगह पर इसको मास लिखना चाहिए था, ठीक है। तो 14000 न्यूटन हो गया इसका आंसर, बन गया ये भी बन गया, ठीक है। जैसा लगता है हमको बताइएगा।